नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। नंबर 1 न्यूज चैनल के नंबर 1 शो कच्चा चिट्ठा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कच्चा चिट्ठा में सबसे पहले आपको रूस के एटम बम का नया एड्रेस यहां पर दिखाएंगे। एटम बम का नया एड्रेस प्रेसिडेंट पुतिन के डार्क सीक्रेट से कम नहीं है। दावा किया गया है कि पुतिन ने परमाणु बॉम्बर विमान यूक्रेन के पास वाले एयरबेस से हटाकर दूर किसी सीक्रेट अड्डे पर शिफ्ट कर दिए हैं। सवाल बहुत सारे हैं। पुतिन का डर भी है, पुतिन की चालाकी भी है। ये रिपोर्ट देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि अब यूरोप से व्लादिमीर पुतिन का परमाणु बम आखिर कितनी दूर है। क्या मॉस्को पर हमला होने वाला है? क्या क्रेमलिन टारगेट पर है? रूस के कितने सैन्य ठिकाने खतरे में हैं? रूस के न्यूक्लियर बॉम्बर पर क्यों खतरा मंडरा रहा है? क्या रूस के परमाणु तहखानों पर ड्रोन अटैक होने वाला है? यूक्रेन के शहरों के साथ साथ क्या अब रूस के सैन्य अड्डों पर ऐसे ही बारूद की आग धधकने वाली है? क्या यूक्रेन के ड्रोन रूस के परमाणु युद्ध करने वाले न्यूक्लियर बॉम्बर को तबाह करने वाले हैं? सबसे बड़ा सवाल, क्या यूक्रेन के अटैकिंग ड्रोन से रूस की सेना खौफ में है? ऐसे दावे क्यों किए जा रहे हैं? इसका साक्षात प्रमाण देख लीजिए। प्रमाण नंबर 1, प्रमाण नंबर 2, प्रमाण नंबर 3, प्रमाण नंबर 4, प्रमाण नंबर 5, प्रमाण नंबर 6, प्रमाण नंबर 7, प्रमाण नंबर 8, प्रमाण नंबर 9, प्रमाण नंबर 10। ऐसे प्रमाण पेश कर दावा किया गया है कि यूक्रेन ने अपने हमलावर ड्रोन से रूस के उस एंगेलिस 2 एयरबेस पर एक नहीं 3 बार हमला किया है। हमला नंबर 1, हमला नंबर 2, हमला नंबर 3। यूक्रेन के इन हमलों के प्रमाण के तौर पर रूस के एयर डिफेंस के सक्रिय होने के इस वीडियो को पेश किया गया है। यही वजह है कि दावा किया गया है कि रूस ने अपने परमाणु बम वर्षक बेड़े को एंगेलिस 2 एयरबेस से दूर पूरब में ट्रांसफर कर दिया है। रूस ने अपने परमाणु बम वर्षक बेड़े को एंगेलिस एयरबेस से सुदूर पूर्व में अमूर इलाके में मौजूद उक्रेनिका एयरबेस पर पहुंचा दिया है। दावा किया गया है कि रूस की एयरफोर्स ने कम से कम अपने 4 से 6 न्यूक्लियर बॉम्बर Tu-95 को उक्रेनिका एयरबेस ट्रांसफर कर दिया है।
रूस का एंगेलस एयरबेस यूक्रेन की राजधानी कीव से 1090 किलोमीटर दूर है। वहीं उक्रेनिका एयरबेस एंगेलस से 7235 किलोमीटर दूर पूरब में स्थित है। रूस की सेना ने अपने न्यूक्लियर बॉम्बर को आखिर यूक्रेन से इतनी दूर पूरब में क्यों शिफ्ट कर दिया है, इसको लेकर 4 ठोस वजह पेश की गई हैं। वजह नंबर 1, यूक्रेन की राजधानी कीव से 800 किलोमीटर दूर रूस का रयाजान मिलिट्री बेस पर हमला हुआ है। कीव से 800 किलोमीटर दूर रूस के कुर्स्क एयरफील्ड पर ड्रोन अटैक हुआ है। वजह नंबर 3, यूक्रेन की राजधानी कीव से 1090 किलोमीटर दूर रूस के सरातोव मिलिट्री बेस पर हमला हुआ है, जो रूस के लिए बहुत ही डरावना है, क्योंकि सरातोव में ही रूस का एंगेलस एयरबेस है। एंगेलस एयरबेस पर हुए हमले में रूस के 2 न्यूक्लियर बॉम्बर को नुकसान पहुंचा है। वजह नंबर 4, दावा किया जा रहा है कि रूस के अंदर यूक्रेन की स्पेशल फोर्स पहुंच गई है। एबीसी न्यूज ने पुष्टि की है कि यूक्रेन की स्पेशल फोर्स रूस के काफी अंदर तक पहुंच गई है। एबीसी न्यूज के मुताबिक यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की के इनर सर्कल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने एबीसी न्यूज को बताया है कि रूस के सैन्य ठिकानों पर 2 ड्रोन हमले हुए। इनमें से कम किसी एक ठिकाने पर ड्रोन को गाइड करने का काम रूस में मौजूद यूक्रेन की स्पेशल फोर्स ने किया था। ऐसे में बड़ा सवाल उठ रहा है कि यूक्रेन की स्पेशल फोर्स रूस में कितनी अंदर तक अपनी घुसपैठ कर चुकी है। क्या यूक्रेन की स्पेशल फोर्स के कमांडो रयाजान मिलिट्री बेस के करीब मौजूद है? क्या जेलेंस्की के स्पेशल कमांडो रूस के कुर्स्क एयरफील्ड के आसपास कहीं छिपे हुए हैं, या फिर रूस के न्यूक्लियर बॉम्बर वाले एंगेलस एयरबेस के करीब कहीं अंडरग्राउंड है? अगर ऐसा सही साबित हुआ तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि जेलेंस्की के स्पेशल कमांडो रूस में 800 किलोमीटर से लेकर 1100 किलोमीटर अंदर तक पहुंच गए हैं। अगर ऐसा है तो रूस पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। रूस में आत्मघाती हमलों की आशंका बढ़ गई। यूक्रेन की स्पेशल फोर्स को अमेरिका की सील और ब्रिटेन के एसएस कमांडो ट्रेंड कर चुके हैं। यही वजह है कि पुतिन की टेंशन बढ़ गई है। रूस की स्पेशल फोर्स स्पेत्सनाज़ अलर्ट पर है। साथ ही साथ रूस के न्यूक्लियर बॉम्बर खतरे में है। रूस या कहीं कि मॉस्को पर क्यों ड्रोन अटैक का खतरा बताया जा रहा है, इसके पीछे की वजह भी रूस के एयरबेस पर हुए हमलों को माना जा रहा है। रूस का कहना है कि यूक्रेन के ड्रोन आए और उनके टारगेट पर था रयाजान और साथ में सरातोव। ये दोनों यूक्रेन या कहें कि कीव से इतने फासले पर हैं कि किसी को भी हैरत होगी कि आखिर जेलेंस्की के पास इतनी ताकत कहां से आ गई। सवाल है कि क्या यूक्रेन के पास ऐसी पावर है कि वो रूस में घुसकर हमला करे। दोनों जगह हमला करने के लिए ऐसे ड्रोन चाहिए जो 1000 किलोमीटर का सफर तय कर सके। रूस की एक न्यूज वेबसाइट प्रिडोवका की रिपोर्ट की चेतावनी कि अगर यूक्रेन से हमले हो रहे हैं तो मॉस्को पर भी हमला हो सकता है। इसके पीछे जो तर्क किया गया है उसके मुताबिक अगर रूस में हमला करने वाले ड्रोन यूक्रेन से आए तो सीधा मतलब है कि यूक्रेन के पास पहले से ही 1000 किलोमीटर तक हमला करने वाले ड्रोन हैं, जिसका मतलब है कि मॉस्को पर हमला हो सकता है, क्योंकि कीव से मॉस्को की दूरी करीब 862 किलोमीटर है। लेकिन रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि यूक्रेन के ड्रोन रूस के एयर डिफेंस की चपेट में आ गए और जब मलबा जमीन पर गिरा तो रूस के न्यूक्लियर बॉम्बर चपेट में आ गए। ड्रोन हमले में रूस के न्यूक्लियर बॉम्बर को कितना नुकसान पहुंचा, रूस कितना डरा है, ये रूस के एंगेलस एयरबेस की सैटेलाइट तस्वीरों से साफ हो जाता है। इस सैटेलाइट तस्वीर को देखिए, इसमें रूस के न्यूक्लियर बॉम्बर के पास फायर ट्रक खड़े हैं ताकि अगर कोई हमला होता है तो फौरन आग को बुझाया जा सके। इसी तस्वीर में दूसरे Tu-95 न्यूक्लियर बॉम्बर पर आग से बचाने वाला फोम लगाया गया है। बॉम्बर को एंगेल्स 2 एयरबेस से हटा दिया है, किसी गुप्त ठिकाने पर पहुंचा दिया गया है। 4 दिसंबर से पहले एंगल्स 2 एयरबेस पर कुल 21 न्यूक्लियर बॉम्बर खड़े थे, लेकिन
4 दिसंबर को वहां से 6 न्यूक्लियर बॉम्बर हटा दिए गए हैं। सैटेलाइट तस्वीरों से साफ-साफ पता चलता है कि हमले के बाद पुतिन ने जल्दबाजी में 6 परमाणु बम वर्षकों को छिपा दिया। जिसे लेकर अब दावा किया जा रहा है कि रूस ने इन 6 परमाणु बम वर्षकों को एंगेलेस 2 एयरबेस से हटाकर यूक्रेन का एयरबेस पर पहुंचा दिया है। रूस का Tu-95 न्यूक्लियर बॉम्बर क्यों यूक्रेन के लिए टेंशन का दूसरा नाम बन गए थे, इसे यूं समझ सकते हैं कि रूस ने अपने इन दशकों पुराने बॉम्बर को अब एक नई ड्यूटी पर तैनात किया था। इस जहाज में लगे प्रोपेलर की आवाज गजब की है। ये जितना जमीन पर डराती है उतना ही खौफ इसकी उड़ान के बाद दिखता है। इसके प्रोपेलर की आवाज हजारों मीटर की ऊंचाई से बहुत साफ सुनाई देती है। ये रूस की परमाणु स्ट्राइक वाली फ्लीट का बड़ा हिस्सा है। रूस के पास ऐसे 50 से ज्यादा बॉम्बर हैं, जिनमें से कुछ जहाजों को एंगेलिस 2 एयरबेस पर तैनात किया गया था और इन बॉम्बर की मदद से यूक्रेन की सीमा में बिना दाखिल हुए यूक्रेन को दहलाया जा रहा था। एंगेल्स 2 एयरबेस की सैटेलाइट तस्वीर को 29 दिसंबर का बताया जा रहा है। इस तस्वीर में आप साफ-साफ देख सकते हैं कि बार-बार यूक्रेन के हमलों के साथ-साथ ठंडे मौसम के चलते यहां हो रही गतिविधियों में कमी आई है। एंगल्स में बर्फबारी साफ-साफ दिख रही है, लेकिन इस तस्वीर में 5 Tu-95 साफ तौर पर डी ऑक्साइड है, यानी इन पर पड़ी बर्फ की परत को हटाया गया है। 4 Tu-95 बॉम्बर बर्फ में ढके हुए हैं। 2 Tu-160 ब्लैक जैक बम वर्षक भी बर्फ में ढके हुए दिखाई देते हैं। इस सैटेलाइट इमेज में तो नहीं दिख रहा, लेकिन यहाँ मौजूद न्यूक्लियर बॉम्बर की तादाद में कमी जरूर देखी जा सकती है, क्योंकि 4 दिसंबर से पहले एंगल्स 2 की सैटेलाइट इमेज में कुल 27 न्यूक्लियर बॉम्बर दिखाई दिए थे। जर्मनी के मशहूर न्यूज़पेपर डेर स्पीगल ने मैक्सर टेक्नोलॉजी की सैटेलाइट तस्वीरों का हवाला देते हुए एंगेलिस 2 एयरबेस पर खड़े बम वर्षकों की हाल ही में फुल डिटेलिंग की थी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27। रूस ने कम से कम 27 बम वर्षक विमान यूक्रेन के काफी करीब एंगेलिस 2 एयरबेस पर खड़ा कर रखे थे। इतनी तादाद में बॉम्बर के होने का मतलब यूक्रेन के लिए बहुत बड़ा खतरा बताया गया था। आशंका जताई गई कि रूस यूक्रेन में एक बार फिर बहुत ही भयंकर बमबाजी करने की तैयारी में है। सैटेलाइट तस्वीरों का विश्लेषण करके बताया गया था कि एंगेलिस 2 एयरबेस पर Tu-95 और Tu-160 बॉम्बर खड़े किए गए हैं। ये लंबी दूरी के बम वर्षक हैं। रूस के ये दोनों विमान क्रूज मिसाइलों से दुश्मन पर वार करते हैं। यही नहीं, ये दोनों विमान रूस के न्यूक्लियर बॉम्बर हैं जो परमाणु हमला करने में सक्षम है। परमाणु हमला करने वाले विमानों को यूक्रेन की सीमा के काफी करीब खड़ा कर रूस बिना कुछ कहे यूक्रेन को डरा रहा था। Tu-160 की टॉप स्पीड 2220 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये विमान 11,000 किलोग्राम के कुल वजन के साथ उड़ान भरने में सक्षम है। इसके पंखों का फैलाव 56 मीटर है। रूस की सेना में इस वक्त 17 Tu-160 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स मौजूद हैं, जिन्हें अपग्रेड किया जा रहा है। इसे देखकर यूक्रेन तो यूक्रेन, अमेरिका तक डर गया था, क्योंकि एंगल्स 2 रूस का ऐसा एयरबेस है जिस पर किसी भी दुश्मन देश के लिए जवाबी कार्रवाई करना मुश्किल माना जाता था। एंगल्स 2 से यूक्रेन की राजधानी कीव की दूरी 1090 किलोमीटर है।
खार्किव एंगल्स 2 से सिर्फ 750 किलोमीटर है। दक्षिणी यूक्रेन का ओडेसा एंगल्स 2 से 1250 किलोमीटर है। यानी एंगल्स 2 पर ड्रोन अटैक कर रूस को यह संदेश देने की कोशिश की गई है कि उसके एंगल्स एयरबेस पर कभी भी हमला हो सकता है, वो अभेद नहीं है। यही वजह है कि रूस को अपने न्यूक्लियर बॉम्बर पर खतरा मंडराता दिखा और उसी खतरे से बचने के लिए रूस ने अपने न्यूक्लियर बॉम्बर को एंगल्स से 7235 किलोमीटर दूर पूरब में उक्रेनिका एयरबेस पर पहुंचा दिया है, जो यूक्रेन के हमलों से फुल प्रूफ है। व्लादिमीर पुतिन का परमाणु बम चलेगा या फिर फेल होगा, ये बड़ा सवाल अब भी बरकरार है। लेकिन उनकी फौज यूक्रेन के अंदर बड़ा नुकसान झेल रही है। पुतिन ने कबूल किया है कि जेलेंस्की के एक हथियार ने उनके 1-2 नहीं 10 नहीं बल्कि 63 फौजियों की जिंदगी ले ली। ये रिपोर्ट गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि पुतिन ने जो हिट लिस्ट बनाई है उसमें नया नाम आखिर किसका है, क्योंकि पुतिन अब माफ नहीं करेंगे। ये बात अब तय हो चुकी है। यूक्रेन में चल रही जंग में हजारों रॉकेट और मिसाइल दागी जा रही हैं, हजारों लाशें बिछाई जा रही हैं। दुश्मन को खत्म करने के लिए बारूद के गोदाम खाली किए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ असली गेम क्या चल रहा है, उसकी असलियत आपको हैरान कर देगी। यूक्रेन में बेशक युद्ध जेलेंस्की और पुतिन की फौज के बीच चल रहा है, लेकिन इस जंग का रियल कैरेक्टर अब ईरान वर्सेस अमेरिका हो गया है। कैसे, ये समझने के लिए ये रिपोर्ट बहुत गौर से देखिएगा। इस युद्ध में जमीन यूक्रेन की है, लेकिन हथियारों के मामले में ये लड़ाई ईरान वर्सेस अमेरिका हो चुकी है। 31 दिसंबर और 1 जनवरी को पुतिन ने दर्जनों ड्रोन से हमले करके कैपिटल कीव को दहशत में रखा, तो 2 दिसंबर को जेलेंस्की के बदले की बारी थी। जेलेंस्की ने डोनेस्क के मकीवका इलाके में रूस के एक अड्डे पर हमला किया। जेलेंस्की की फौज ने हाइमार्स के 6 रॉकेट दागे और इस हमले में रूस के 63 सैनिक मारे गए। इसकी पुष्टि खुद रूस की सेना ने की है। रूस का दावा है कि यूक्रेन की तरफ से हाइमार्स के 6 रॉकेट से हमला किया गया। उसमें से 2 रॉकेट को इंटरसेप्ट करके नाकाम कर दिया गया, लेकिन 4 रॉकेट रूस के ठिकाने पर गिरे और उसके 63 सैनिकों की मौत हो गई। Киевским режимом нанесен удар 6 реактивными снарядами системы залпового огня «Хаймарс» производства США по пункту временной дислокации одного из подразделений российских вооруженных сил в районе населенного пункта Макеевка Донецкой Народной Республики. Российскими средствами ПВО 2 реактивных снаряда «Хаймарс» были сбиты. В результате поражения 4 ракетами с фугасной головной частью пункта временной дислокации погибло 63 российских военнослужащих. Родным и близким погибших военнослужащих будет оказана вся необходимая помощь и поддержка. हालांकि पूर्वी खेरसोन यानी नीप्रो नदी के दूसरे किनारे पर जो हमला किया गया, उसमें तो यूक्रेन ने इससे भी बड़ा दावा किया है, और वो ये है कि खेरसोन में चुलाकोवका इलाके में पुतिन के 500 सैनिकों को या तो मार दिया गया है या फिर वो गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। यह हमला 31 दिसंबर को हुआ, यानी नए साल से पहले पुतिन को बहुत बड़ा झटका लगा है। जाहिर है कि पुतिन का ये नुकसान जेलेंस्की के लिए बहुत खुशी की बात है और इसे उनकी फौज का हौसला बढ़ाने वाला हमला कहा जाएगा। Противник продовжує зазнавати втрат. Підтверджено вогневе ураження підрозділами Сил оборони України 31 грудня живої сили та військової техніки противника в районі населеного пункту Чулаківка Херсонської області. Втрати противника склали близько 500 військовослужбовців пораненими та загиблими. वैसे यूक्रेन के दावों को गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए।
क्योंकि यूक्रेन इस वक्त रूस के नुकसान को बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रहा है और इसमें सच्चाई से ज्यादा प्रोपेगेंडा नजर आता है। जेलेंस्की कह चुके हैं कि पुतिन अब अपने सैनिकों को मौत के मुंह में धकेल रहे हैं। जेलेंस्की ये भी कह चुके हैं कि यूक्रेन का युद्ध रूस की फौज के लिए मौत का कुआं बन गया है और पुतिन उसमें अपने हजारों सैनिकों की जान दांव पर लगाने के लिए तैयार है। देखा जाए तो 31 दिसंबर से 2 जनवरी के बीच रूस की 13 पोजीशन पर यूक्रेन की तरफ से हमले किए गए और हर जगह रूस को बड़े नुकसान का दावा किया जा रहा है। 1 січня 2023 року підрозділами Сил оборони України здійснено вогневе ураження особового складу російських окупантів в районі населеного пункту Федорівка Херсонської області. Кількість втрат ворога уточнюється. Авіація Сил оборони України протягом минулої доби завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, а також 5 ударів по позиціях зенітно-ракетних комплексів. वहीं 30 दिसंबर को जेलेंस्की ने पुतिन के 45 शाहिद ड्रोन मार गिराने का दावा किया था और अब 2 जनवरी को रूस के 27 और शाहिद ड्रोन मार गिराए हैं। ये यूक्रेन की तरफ से अपडेट किया गया है। शाहिद ड्रोन को मार गिराकर जेलेंस्की ने कीव और कई शहरों पर रूस के हमले को नाकाम किया है। Протягом минулої доби противник завдав 6 ракетних та 52 авіаційних удари. यूक्रेन युद्ध में शाहिद ड्रोन का जवाब हाइमार्स का काउंटर अटैक कहा जा रहा है और इस तरह यूक्रेन में ईरान वर्सेस अमेरिका वाला युद्ध भी खुलेआम लड़ा जा रहा है। शाहिद 136 ड्रोन रूस को ईरान से मिला है और ऐसे सैकड़ों ड्रोन पुतिन ने ऑर्डर किए हैं। वहीं जेलेंस्की को हाइमार्स मल्टी रॉकेट सिस्टम अमेरिका से मिला है और इसके रॉकेट की सप्लाई सैकड़ों की तादाद में जारी है। यानी इस पूरी लड़ाई में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के बीच सीधी टक्कर हो रही है। हाइमार्स बहुत ही खतरनाक रॉकेट सिस्टम है जिसने पुतिन से जीता जिताया हुआ खेरसॉन वापस यूक्रेन की झोली में डाल दिया। इस रॉकेट से पुतिन को जितना नुकसान हुआ है उतना और किसी हथियार से नहीं हुआ है। जेलेंस्की को लगातार हाइमार्स और उसके रॉकेट की सप्लाई जारी है। हाल ही में एक तस्वीर ने रूस के रोंगटे खड़े कर दिए थे। पुतिन को डराने वाली सबसे बड़ी तस्वीर देखिए। 18 हाइमार्स सिस्टम की ये तस्वीर जब वायरल हुई तो खबर क्रेमलिन तक गई। ध्यान से गिनिएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 पीछे की कतार में 7 हाइमार्स सिस्टम खड़े हैं और उसके पीछे 5 हाइमार्स लॉन्चर हैं। यानी कुल हुए 18 हाइमार्स सिस्टम जो यूक्रेन की तरफ रवाना किए गए। अब देखिए हाइमार्स के वो नए रॉकेट जो जेलेंस्की को लगातार सप्लाई किए जा रहे हैं। ये युद्ध का वो असलहा है जिसने पुतिन को पीछे हटने को मजबूर कर दिया है। युद्ध में रूस की फौज को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचे, ये अमेरिका का भी मकसद है। ये हाइमार्स का M30A1 रॉकेट है जिसकी रेंज 90 किलोमीटर से ज्यादा है। ये रॉकेट जीपीएस से गाइड किया जाता है और जहां ये गिरता है वहां कैसा नुकसान होता है ये आप इन दिल दहला देने वाले धमाकों को देखकर समझ सकते हैं। ये रॉकेट एक क्लस्टर बम की तरह काम करता है और जहां ये गिरता है वहां धमाके के बाद प्राण हर लेने वाले छर्रे निकलते हैं। M30A1 रॉकेट के अंदर 1,80,000 स्टील के छर्रे होते हैं जो इंसान के जिस्म क्या एक कार में लगी लोहे की चादर में भी छेद कर देते हैं। देखिए एक टेस्ट के दौरान जब इसके धमाके को रिकॉर्ड किया गया तो क्या क्या दिखा। यही वजह है कि हाइमार्स की वजह से पुतिन को बहुत नुकसान हुआ है। पुतिन की फौज जहां ज्यादा तादाद में होती है, जेलेंस्की वहीं हाइमार्स का इस्तेमाल करते रहे हैं। इसकी वजह से पुतिन को बहुत से इलाकों से पीछे हटना पड़ा है। पुतिन का ऑपरेशन खेरसॉन और खार्किव इसलिए नाकाम भी रहा है क्योंकि जेलेंस्की ने रूस की फौज पर हाइमार्स जैसे सटीक हथियारों से बमबारी की है
इनको रोकने के लिए पुतिन ने ईरान से शाहिद ड्रोन की डील की और फिर उन्होंने हाइमार्स के ठिकानों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। रिपोर्ट है कि यूक्रेन हाइमार्स के 58% रॉकेट इस्तेमाल कर चुका है, यानी ज़ेलेंस्की की आधी से ज्यादा हाइमार्स वाली पावर खत्म भी हो चुकी है। ज़ेलेंस्की के लिए फौरी राहत की बात यह है कि हाइमार्स के 18 नए सिस्टम उन तक पहुंच चुके हैं और इसीलिए ज़ेलेंस्की पुतिन के खिलाफ लगातार बाउंस बैक कर रहे हैं। जहां भी हाइमार्स जैसे अटैक होते हैं उससे क्या तबाही होती है, इसका वीडियो भी देख लीजिए। ये डॉनबास में एक अस्पताल है जिसके करीब यूक्रेन की फौज ने हाइमार्स रॉकेट सिस्टम से हमला किया है। पहली खेप में ज़ेलेंस्की के पास 16 हाइमार्स सिस्टम भेजे गए थे। हाइमार्स के एक सिस्टम में 6 रॉकेट लगाए जाते हैं। यूक्रेन अभी तक एक महीने में 7200 रॉकेट तक दाग रहा है। हाइमार्स का एक रॉकेट 1 करोड़ 30 लाख रुपए का आता है। चौंक गए? तो फिर सुनिए, हाइमार्स के एक रॉकेट की कीमत 1.25 करोड़ से भी ज्यादा है। ऐसे में आप सोच सकते हैं कि अमेरिका यूक्रेन को बचाने की या कहें कि पुतिन की फौज पर हमलों के लिए कितनी बड़ी कीमत चुका रहा है। इसलिए जो बाइडेन पर भी बहुत ज्यादा दबाव है कि वो ज़ेलेंस्की तक सप्लाई चेन को लगातार कैसे जारी रखेंगे। उन्हें तो अपने रॉकेट वाले गोदाम को भी खोलना पड़ेगा। अमेरिका की फौज के पास हाइमार्स के 50,000 रॉकेट हैं और अमेरिका इस गोदाम को नहीं छूना चाहता। अभी यूक्रेन के पास हाइमार्स का जो रॉकेट है उसकी रेंज 70 किलोमीटर से ज्यादा है। हाइमार्स का रॉकेट 227 मिलीमीटर का है और ये 20 मीटर के दायरे में गिरता है। हाइमार्स के मीडियम रेंज के रॉकेट 3 वर्जन में आते हैं। ये 3 वेरिएंट के रॉकेट 32 किलोमीटर, 45 किलोमीटर और 75 किलोमीटर की रेंज तक हमला करते हैं। लेकिन अब जो रॉकेट यूक्रेन को मिलने की उम्मीद है वो 90 से 100 किलोमीटर की रेंज तक वार करता है और टारगेट के 20 मीटर के दायरे में ही गिरता है। यानी पूरी तरह गाइडेड वर्जन वाले रॉकेट मिलने से अब ज़ेलेंस्की की फायर पावर और ज्यादा बढ़ जाएगी। वैसे हजारों सैनिकों को खोने के बावजूद पुतिन की कोशिश है कि उनकी फौज का जोश कायम रहे। पुतिन को कई फ्रंट पर नुकसान हुआ है, लेकिन उनका बड़ा मकसद भी हासिल हो चुका है। डॉनबास में अब रूस का झंडा लहरा रहा है और ये पुतिन का बाकी यूक्रेन के साथ पूर्वी यूरोप या कहें कि नेटो देशों को एक बहुत बड़ी चेतावनी है, जिसमें मॉस्को की तरफ से मैसेज साफ है, वो ये कि पुतिन का युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है। और इन सभी के बीच चीन का चुंबक वाला बम बहुत बड़ा खतरा बन चुका है। शी जिनपिंग की फौज ने इस चुंबक वाले बम को लेकर ऐसी साजिश तैयार की जिसका पहला टारगेट 3 देश बन सकते हैं। ये रिपोर्ट देखेंगे तो आपको चीन के बहुत ही खतरनाक इरादों के बारे में जानकारी पता चलेगी। एक तरफ चीन कोरोना संकट से बेहाल है। आरोप है कि चीन की सरकार लगातार कोरोना से जुड़ी हर खबर को सेंसर कर रही है। और दूसरी तरफ वो ताइवान और जापान को लेकर लगातार आक्रामक रुख अख्तियार किए हुए है। जापान के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक प्रशांत महासागर के नीले पानी में तबाही का सैलाब उठने वाला है। प्रशांत महासागर में महाविनाश का स्टेज सजने लगा है। प्रशांत महासागर में महायुद्ध का वॉर थिएटर तैयार हो रहा है। दरअसल जापान के रक्षा मंत्रालय का मानना है कि जिस तरह चीन उसके अहम वायुमंडल में एक न्यूक्लियर धमाका कर सकते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे पैदा होंगी जो जापान के सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को नष्ट कर देंगी। आइए
अब आपको एक एनिमेशन के जरिए ये समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर एक ईएमपी यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स अटैक कैसे और कितनी तबाही मचा सकता है। आप इस एनिमेशन में देख सकते हैं कि ईएमपी पेलोड से लैस एक मिसाइल उसके टारगेट को तबाह करने के लिए दागी जा रही है। जमीन से करीब 30 मील की ऊंचाई पर एक निर्धारित जगह पहुंचने पर इस मिसाइल में धमाका होता है। इसके बाद इसमें से गामा तरंगे निकलती हैं जो तेजी से धरती की तरफ बढ़ती हैं। जैसे ही ये धरती के करीब पहुंचती है तो करीब 1500 मील के दायरे में मौजूद पूरा इलाका अंधेरे में डूब जाता है। ये तो आपने देख लिया कि ईएमपी अटैक किसी भी देश में किस कदर तबाही मचा सकता है। आइए अब आपको ये भी बता दें कि किसी देश पर ईएमपी अटैक के बाद कितना असर पड़ सकता है। कॉम्पटन इफेक्ट थ्योरी के मुताबिक अगर ईएमपी बम को जमीन से 20 किलोमीटर या उससे ज्यादा ऊपर ब्लास्ट कराया जाए तो इसमें 3 लेयर्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स निकलती हैं। ईएमपी मिसाइल में फ्लक्स कंप्रेसर जनरेटर इलेक्ट्रिकली चार्ज मैग्नेट को कंप्रेस करता है, जिसकी वजह से शॉक एनर्जी पैदा होती है और यही शॉक एनर्जी बेहद शक्तिशाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स में तब्दील हो जाती है। क्योंकि ब्लास्ट जमीन पर नहीं होता इसलिए शॉक वेव भी हवा में ही क्रिएट होती है और इसके असर का दायरा पहले के मुकाबले 5 गुना ज्यादा हो जाता है। ब्लास्ट के बाद इससे पैदा होने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों की तीव्रता लगभग 30,000 से 50,000 वोल्ट प्रति मीटर की रफ्तार से धरती की तरफ बढ़ती है। इस दौरान गामा तरंगे वायुमंडल में मौजूद अणुओं को जलाती जाती हैं और जैसे ही ये धरती के करीब पहुंचती हैं तो टारगेट एरिया में करीब 1500 मील के दायरे में मौजूद तमाम कम्युनिकेशन नेटवर्क और इंफ्रास्ट्रक्चर नष्ट हो जाता है। इतना ही नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स अटैक की वजह से पावर सप्लाई ग्रिड के तबाह होते ही पूरे इलाके में कंप्लीट ब्लैकआउट हो जाता है। इसके अलावा ईएमपी अटैक के बाद इलाके में मौजूद सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी काम करना बंद कर देते हैं। बस यही वजह है कि जापान ने चीन और नॉर्थ कोरिया से ईएमपी अटैक के खतरे को देखते हुए अपने बचाव की तैयारी शुरू कर दी है। जापान के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक सबसे पहले उसकी एयरफोर्स के न्यूताबारू एयरबेस पर एंटी ईएमपी सुरक्षा उपकरण और सिस्टम लगाया जाएगा। इसके अलावा ईएमपी अटैक से बचने के लिए नाहा एयरबेस, फुचू एयरबेस और चितोसे एयरबेस पर भी इसी तरह की सुरक्षा प्रणालियां लगाई जाएंगी। जापान जानता है कि अगर चीन या फिर उत्तर कोरिया ने उस पर ईएमपी अटैक किया तो उसके फाइटर जेट उड़ान नहीं भर पाएंगे। ईएमपी अटैक के बाद उसके धमाके से पैदा होने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों की वजह से उसका सारा कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर और रडार तबाह हो जाएंगे। लिहाजा वो अपने अहम सैनिक ठिकानों पर एंटी ईएमपी शील्ड इलेक्ट्रिकल सिस्टम लगाने जा रहा है। दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि चीन ईएमपी हथियार बना चुका है और जंग की सूरत में चीन के रक्षा प्रोटोकॉल के मुताबिक वो दुश्मन देश के खिलाफ फर्स्ट स्ट्राइक अटैक कर सकता है। ईएमपी वॉरफेयर एक्सपर्ट डॉक्टर पीटर फ्राई के मुताबिक चीन अपने अंतरिक्ष में मौजूद सैटेलाइट, समंदर में मौजूद जंगी जहाजों और जमीन से किसी के भी खिलाफ ईएमपी अटैक करने की तकनीक इजाद कर चुका है। डॉक्टर पीटर फ्राई का कहना है कि चीन का मिलिट्री सिद्धांत फर्स्ट न्यूक्लियर अटैक पर बेस्ड है, लिहाजा वो अमेरिकी फाइटर जेट्स को निशाना बनाने के लिए भी ईएमपी अटैक कर सकता है। चाइना अकेडमी ऑफ लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी के मुताबिक चीन हाई फ्रीक्वेंसी के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स को पैदा करने के लिए नया हाइपरसोनिक हथियार बना चुका है। इस हथियार की बदौलत किसी भी शहर की कम्युनिकेशन और पावर सप्लाई लाइन को ठप किया जा सकता है। इस मिसाइल की रेंज 3200 किलोमीटर से ज्यादा बताई जा रही है। इतना ही नहीं, चीन का दावा है कि ये मिसाइल आवाज की स्पीड से 6 गुना तेज उड़ान भरने में सक्षम है। चाइना अकेडमी ऑफ लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी के रिसर्चर्स के मुताबिक ये मिसाइल अंतरिक्ष में तैनात अर्ली वार्निंग सिस्टम को चकमा दे सकते हैं। दरअसल अमेरिका और रूस जैसे देश सैटेलाइट्स की मदद से पूरी दुनिया पर नजर रखते हैं। उन्हें धरती के किसी भी हिस्से से फायर की गई मिसाइल का रियल टाइम डेटा मिल जाता है। इससे वो अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मिसाइल किस टारगेट को निशाना बनाने वाली है। लेकिन चीन का दावा है कि उसकी मिसाइल अर्ली वार्निंग सिस्टम की पकड़ में नहीं आएगी। जाहिर सी बात है कि जब चीन इस तरह के दावे करेगा
तो जापान भी अपनी सुरक्षा के इंतजाम और पुख्ता करेगा। इसी कड़ी में जापान और भारत पहली बार जॉइंट एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। वीर गार्जियन नाम की ये एक्सरसाइज जापान में उसके हुआकुरी और इरुमा एयरबेस पर 16 जनवरी से 26 जनवरी तक चलेगी। खबर के मुताबिक इसमें भारत की तरफ से सुखोई 30 MKI फाइटर जेट, हवा में ईंधन भरने वाले IL-78 स्ट्रेटेजिक लिफ्ट एयरक्राफ्ट C-17 ग्लोबमास्टर 3 के साथ साथ इंडियन एयरफोर्स के 1500 लड़ाके हिस्सा लेंगे। वहीं इस एक्सरसाइज में जापान की तरफ से उसकी वायुसेना के F-2 और F-15 फाइटर जेट हिस्सा लेंगे। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि इस एयर वॉर ड्रिल से दोनों देशों की टेक्टिकल एयर कॉम्बैट स्किल बेहतर होगी। भारत और जापान के बीच ये पहला संयुक्त हवाई युद्ध अभ्यास होगा। दोनों देशों की आर्मी, नेवी तो संयुक्त युद्ध अभ्यास करती आई हैं। सितंबर 2022 में GIMEX यानी जापान इंडिया मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज हुई थी। इसके अलावा जापान की नेवी ने मार्च 2022 में विशाखापत्तनम में हुए एक बहुराष्ट्रीय मिलन नौसैनिक अभ्यास में भी हिस्सा लिया था। मतलब साफ है कि जापान और भारत ने मिलकर एक बार फिर ड्रैगन को भी लाउड एंड क्लियर मैसेज देने का इरादा बना लिया है। वैसे भी हिंद प्रशांत महासागर इलाके में क्वाड के ये दोनों देश यानी जापान और भारत चीन का मुकाबला करने के लिए तैयार खड़े हैं। भारत और जापान के बीच पहली एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज चीन को एक सीधा संदेश है कि अगर उसने किसी भी तरह की कोई हिमाकत करने की कोशिश की तो उसकी खैर नहीं है। इसके अलावा जापान यह ऐलान कर चुका है कि अब वो क्रूज और हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल का विकास और उत्पादन बड़े पैमाने पर करेगा। जापान ने 31 अगस्त को यह ऐलान किया था कि वो चीन और रूस के खतरे को खत्म करने के मकसद से हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम कार्यक्रम की शुरुआत कर रहा है। यानी जापान भी ड्रैगन की नकेल कसने की मुकम्मल तैयारी कर रहा है।